अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 49। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरुषि गुस्से में बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो अपनी भाई को मुंह तोड़ जवाब भी दे चुकी थी। सब हैरान थे और कहीं ना कहीं कुछ लोग आरुषि को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन आरुषि किसी की तरफ देखती तक नहीं है। वो अपनी बात कंप्लीट करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसका चेहरे पूरे लाल हो चुके थे, गुस्से में आंखें लाल हो चुके थे। कहीं ना कहीं उसे लगती है कि माधवी को फिर से ये ना लग जाए कि उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई, तो वो अपनी हाथ जोड़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही माधवी उसे हक कर लेती है। ये बहुत ही प्रीचियस मोमेंट थे अब तक का। आरुषि थोड़ी दंग रह जाती है। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी माधवी बोलती है कि शांत रह जाए प्लीज, सब ठीक है। वो बातें शायद मिठास की तरह आरुषि के कान में घुल चुकी थी। पूरी मिठास भर चुकी थी। जो गुस्सा पता नहीं कहाँ चली गई थी। पीछे खड़ी काजल और उसका पति जो राजीव थे, ये दोनों आरुषि और माधवी को देख रहे थे। काजल हंस रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों इस तरह से। आरुषि भी हक बैक करती है। ऐसे मोमेंट वैसे होते नहीं है, दोनों एक दूसरे को इतनी कस के हक करे हुए थे, वो भी भरे महफिल में सरेआम। आरुषि कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर देती है। आज जैसा फील उसे कभी महसूस ही नहीं हुई। मानो कि एक ही क्षण में पूरे जहां की खुशी उसे मिल चुकी है और उसकी बाहों में मौजूद है। उसके चेहरा खिल सी जाती है। तभी सारा आके बोलती है कि मैं भी पकड़ लूँ। तब जाके माधवी पीछे हो जाती है। वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। अब नहीं बच्चा, वो हम घर जा रहे हैं अभी। अरे आप दोनों ने हक करे ना, पर तो मुझे भी तो करने हैं ना। आरुषि झुक के उसे ही हक करती है। बच्चा मैं कर लेती हूँ, ठीक है। काजल भी आती है। वो आरुषि के हाथ पकड़ते बोलती कि चल चिल कर यार, क्या ही इतना गुस्सा करना। अब लोगों के सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, तो शांत रख। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जो मिली है ना उसको नसीब समझ। और वैसे भी हमारे नसीब का तो क्या ही कहना, सुनहरे ऐसे शब्दों से ना लिखवा के लाए हैं। हर वक्त ना साला करने कुछ और आते हैं और हो कुछ और ही जाते हैं। आरुषि उसे घूरने लगती है। हो गई तू? और कुछ बोलना बाकी है? अरे चिल ना, शांत रह। थोड़ी सी उसके कान के पास आके बोलती कि ये जो अभी अभी ये झप्पी मिली है ना तुझे, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे। वैसे तो तू पानी गटक के सीधा हो जाती। मैंने रोकी है तुझे, मैंने, मत भूला, ठीक है। आरुषि जो घूरने वाली लुक देती है ना उसे, और बोलती कि बकवास बंद कर तू और जा घर। अरे ठीक है ना, अब शांत हो जा। और तेरी वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं घर पहुंचती ना दे दूंगी। चल अब तो स्माइल कर दे। तभी आरुषि बोलती कि हाँ ठीक है, मैं गुस्से में नहीं हूँ यार, गुस्सा तो मेरी कब की चली गई। हाँ हाँ, इतनी कस के पकड़ ही गई है कि गुस्सा तो छू मंतर हो गई। देखी मैंने, सब कुछ आंखों के सामने हुआ है ना। हाँ तो बस और क्या चाहिए। चल ठीक है, हम चलते हैं। वहाँ से राजीव, काजल ये लोग चले जाते हैं। इधर आरुषि अपनी स्कूटी वो थोड़ी सी साइड करती है और फिर से माधवी पीछे बैठती है। और आरुषि जो है वो सारा को सामने अच्छे से संभाल लेती है। और ऐसे ये लोग अब घर के लिए रवाना हो चुके थे। रास्ते में भी कहीं ना कहीं माधवी को यही लग रही थी कि शायद अभी भी आरुषि गुस्से में है। पता नहीं क्यों उसे ये लग रही थी कि स्कूटी की स्पीड शायद कुछ ज़्यादा है। वो थोड़ी खिसकती है। खिसकती हुई पहले तो वो एक शोल्डर पे हाथ रखी थी, तभी वो दूसरे शोल्डर पे भी हाथ रखती है और थोड़ी सी ज़ोर से ही बोलती है, आरुषि जी, वो आप ठीक है ना? अभी भी गुस्से में हैं क्या आप? आरुषि थोड़ी हंसते हुए बोलती है कि फिक्र मत कीजिए, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। जब तक आप मेरे साथ है मैं भटकूंगी नहीं अपनी चीज़ों से। मैं सावधानी से घर तक पहुँच जाऊँगी। इतना तो भरोसा है ही ना? हाँ है, बस यही चाहिए। यही कायम रखिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगी। बस कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं घर।
जैसे घर पहुंचते वो आंटी अंकल जी जैसे शोर सुनते हैं बाहर के तो आते हैं, गेट ओपन करते हैं और आरुषि वो स्कूटी वहाँ पे स्पेस थी वहाँ पे सीधा पार्क करती है। बैग वगैरह उठाती, बहुत सारे बैग थे, कम से कम 6-7 बैग्स तो थे ही, शॉपिंग बैग, जो सारे के सारे आरुषि लेती है हाथ में। आंटी अंकल देख के ही बोलती कि क्या बात है बेटा, शॉपिंग करने गए थे? हाँ वो अंकल कुछ बाहर के शॉपिंग वगैरह करने थे। अरे बढ़िया है बढ़िया है, चलो अच्छी बात हुआ। वैसे खाना वगैरह है कि हम कर ले? तभी जो माधवी है वो बोलती कि नहीं नहीं वो सारे मैं करके ही गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ थोड़े चाय वगैरह पीते हैं। नहीं वो देर हो गए है और थोड़ी सी सिरदर्द भी हो रहा है, हम घर जाते हैं। आरुषि जाने ही वाली थी तभी माधवी आवाज़ लगाती है, आरुषि जी। आरुषि रुक जाती है। हाँ जी, वो मैंने वो माँ जी और अंकल के लिए कुछ लाई थी। अच्छा कब? मुझे तो पता ही नहीं। माधवी उस वक्त जवाब तो नहीं देती है कुछ, वो बस एक बैग लेती है जो आरुषि के हाथ में सारे थे, वहाँ से एक लेती है और वो आंटी अंकल की तरफ बढ़ा देती है। वो ये मैं आप दोनों के लिए लाई थी। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है? हाँ हमारे पास है सब कुछ। हाँ पता है, अगर वैसे भी आप दोनों तो मुझे बेटी ही मानती हो, तो बेटी के नाते अगर मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ लाऊं तो वो आप लेंगे नहीं क्या? अरे बेटा ऐसे बोल के तुम ना चुप करा देती। चलो ठीक है ले ही लेता हूँ। वो ले लेते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर आरुषि, सारा और माधवी ये तीनों ही घर में आते हैं। माधवी दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है। तभी आरुषि बोल पड़ती है, वैसे आपने बताया नहीं कि आपने वो आंटी अंकल के लिए कपड़े कब लिए? वैसे आपके सामने ही ली थी। अच्छा पर मुझे कैसे नहीं पता चली? क्योंकि आप मुझे देखने में व्यस्त थी। जैसे ही माधवी ये बोलती है आरुषि फटाक से चुप हो जाती है। उसकी बातें उसके मुंह में ही रहती है, आगे और आती ही नहीं है कुछ मुंह से। वो बोलती है अच्छा वो ठीक है, वो मैं ये कहाँ रखूँ? रख दीजिए, इतना बड़ा घर है, जहाँ मन करे आपको। अच्छा वो बेड के ऊपर रख देती हूँ। वो बेड के ऊपर रखती है और उसके बाद वो थोड़ी सी फ्रेश वगैरह होके आती है, अच्छे से नहा धो लेती है। इधर जो माधवी थी वो सारा को कपड़े वगैरह चेंज करा देती है, नॉर्मल कपड़े पहना देती है। खाना वगैरह तो वो पहले से ही बना के गई थी, दोपहर को ही डिनर की चीज़ें बस गर्म करके खाने होंगे, वही चीज़ें थी। आरुषि जैसे ही फ्रेश होकर आती है फिर जाके माधवी जाती है और शॉपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ जैसा का वैसे ही थे। ऐसे तो वक्त बीत ही रहे थे। जैसे ही डिनर की वक्त होती है, लगभग 9:30 के आसपास, तभी आरुषि के मोबाइल पर बीप होती है। आखिरकार काजल ने अपनी वादा पूरा किया जो वो जाते वक्त बोल के गई थी। वो पिक्चर उसके पास आ चुकी थी। हाय वो इतनी क्यूट थी ना पिक्चर, कुछ देर तक तो आरुषि बस वही देखती रही। अचानक माधवी आती है कमरे में। माधवी को देख के फटाक से वो मोबाइल को पिलो के नीचे रख देती है। माधवी को थोड़ी अजीब भी लगती है और वो पूछती है कि क्या बात हुई? अब वो नहीं कुछ नहीं। कुछ तो थे, आपने कुछ हटाई क्या? मतलब छुपाने की कोशिश? नहीं नहीं नहीं, मैं भला क्या ही छुपाऊंगी, सब कुछ तो आप ही के सामने है। अच्छा वैसे आपकी कुछ कुछ बातों में मुझे वैसे भी यकीन होते नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। अब वो खाना परोसने लगती है। फिर ये तीनों बैठते ही डिनर करते हैं। सारा को बहुत नींद आ रही थी तो ऐसे ही वो फ्लोरिंग बेड के ऊपर ही थोड़ी देर के लिए सो जाती है और सोती गहरी नींद में चली जाती है। आरुषि जो कुछ कर रही थी, ऑफिस की चीज़ें, ग्रुप मैसेज वगैरह देख रही थी और माधवी को शॉपिंग बैग में से कपड़े वगैरह निकाल के साइड कर रही थी। कुछ देर के लिए आरुषि जो है वो बेड के ऊपर की चीज़ें साफ कर रही थी और उसका फ़ोन जो है बेड के ऊपर ही थी। इधर माधवी सारा को ले जाकर बेड पे सुला कर आई थी। तभी माधवी जब इस कमरे में आती है वो देखती है आरुषि के फ़ोन में बार बार रिंग आ रहे थे दिया के नाम से। तभी वो बोल पड़ती है, अब वो दिया ने कॉल करे है, आप उठाते क्यों नहीं हो? आरुषि फ़ोन की ओर देखती है। 6 कॉल पहले से आ चुके हैं। पता नहीं वो क्या सोच कर बोलती कि नहीं फ़िलहाल नहीं उठानी है, कल बात कर लूँगी। क्या पता शायद वो ना भी हो सकते। वो हो भी सकती है पर आप उठा तो लीजिए।
आरुषि सोचती कि वो नहीं उठाएगी, लेकिन बार बार माधवी बोल रही थी तो वो कॉल रिसीव करती है। हाँ दिया बोल। लेकिन आगे जो आवाज़ सुनती है आरुषि, उसके बाद वो थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। अब तक तो उसकी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थी, अचानक मानो उसके चेहरे पर बादल छा गए हैं। माधवी तो उसी जगह पर खड़ी थी आरुषि के सामने। तभी आरुषि धीमी सी आवाज़ में बोलती है, पापा। माधवी की भी अब आंखें बड़े हो चुके थे। अब वो आरुषि के हाथ से फ़ोन लेते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर में करती है। भाई साहब, आगे से चिल्लाने की आवाज़, खबरदार जो एक और बार तुमने मुझे पापा बोला तो। आरुषि, तुम वो हक खो चुकी हो और ना ही अब तुम हमारी बेटी हो। ये बात सुनते ही आरुषि की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। आगे तो उसके पापा ही बोल रहे थे, क्या सोचा तुमने कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं? हाँ, तुम्हारे नंबर मेरे पास होगा नहीं, यही सोचा था? इतना तो मुझे भी पता है कि दिया तुमसे बात करती है, इतना भी नादान नहीं हूं। और तुमने तो ठान ही लिया है कि तुम जो हमारी गलती हो, हर बार यही चीज़ हमें आंखों में दिखाओगे कि हाँ मुझे देखो कि मैं आप सबका गलती हूँ। हर बार क्या ज़रूरत थी आज सरेआम ऐसे भाई की इंसल्ट करना? बता सकती हो तुम? हाँ, क्या मिला इससे तुम्हें? क्या नहीं किया हम लोगों ने सब तुम्हारे लिए? तुम्हें जब जब जो चीज़ चाहिए थे सब दिया हमने, सब। न प्यार में कमी रखी, न किसी चीज़ में, न परवरिश में। तो फिर ये कौन सा सिला दे रही हो तुम? हाँ, क्या पैदा करना ही सबसे बड़ी गलती था हमारे? ऐसे होते तो तभी वो कुछ बोलने लगे थे कि शायद पता नहीं आगे से कोई मना कर रहे हैं कि क्या, कि आरुषि के पापा आगे कुछ बोलते नहीं। वैसे तो ये शब्द हमेशा कई बार उसकी माँ उसके लिए बोला करती थी, लेकिन आज पहली बार जब आरुषि के पापा इतने गुस्से में ये अल्फाज यूज़ कर रहे थे उसके लिए, आरुषि की दिल टूट पड़ती है। आंखों में आंसू जो छलक रहे थे वो सरकती हुई अब गाल में आ जाती है। और ये सीन देख के माधवी के भी आंखों में आंसू छलक सी जाती है। आगे आरुषि के पापा फिर बोल पड़ते हैं, जिस क्षण तुम इस घर के दहलीज पार करके चले गए थे ना, उस क्षण से तुम हमारे लिए मर चुके हो। ये बात सुनते ही आरुषि मुट्ठी कंच लेती है। तो हमसे तो कोई उम्मीद मत करना। और तुम ही सोचो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे स्वार्थी है ही नहीं। बस अपनी खुशी के लिए सोचकर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं। अगर होते तो हॉस्पिटल नहीं जाते, फिर भी गए, क्योंकि माँ बाप कभी बच्चे के साथ स्वार्थ बना नहीं कर सकते। तुम्हें इस दुनिया में लाए, पैदा किया, परवरिश दी, यही कर्ज समझकर आज की हरकतें कभी मत दोहराना। घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमें भी अब खुशी से चैन से जीने दो। बस भूल जाओ कि तुम्हारी कोई परिवार है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें जो जिंदगी चाहिए तुम वो जी सकती हो बड़ी शौक से, हमें कोई लेना देना है ही नहीं, और ना ही तुमसे कोई उम्मीद है। जो थे वो सारी चीज मिट्टी में मिला के रख दी तुमने। आज तुमने जो अखिल के साथ किया बहुत गलत किया। हालांकि तुमसे ज्यादा उम्मीद थे ही नहीं, सब कुछ तुम खत्म कर दिए थे, फिर भी। और आज के बाद दिया से भी बात करने की कोशिश मत करना। तुम हमारे लिए पूरी तरह से मिट चुकी हो। आरुषि की होठ कांप रही थी उस वक्त। शायद वो ये बोलना चाह रही थी कि पापा आप इतनी आसानी से कैसे रिश्तों को मिटा सकते हैं? क्या इतना आसान है? और आंसू तो लगातार बह ही रहे थे। हमेशा उसकी मम्मी थोड़ी बहुत सख्ती से पेश आती है, ऐसे तीखे शब्द बोला करती थी, वो ठीक है, लेकिन उसके पापा कभी ऐसे तीखे शब्द उसके लिए कभी नहीं बोले थे।
जो एक एक चीजें सीधा दिल को चीर कर जा रहे थे अंदर। वो कुछ देर तो शांति रहती है और उसके बाद कांपती हुई आवाज में बोल पड़ती है, पता है, हमेशा से ही आप मेरे आदर्श थे। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चीजें देखी है, सीखी है, सारी चीज आप ही से। एक ना एक तरीके से बोला जाए तो आप मेरी गुरु हो। लेकिन आज आपने मेरी सारी सोच ही एक ही पल में खत्म कर दी। एक ही पल में। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। आज मैं आपकी नजर में एक स्वार्थी इंसान बन गई। स्वार्थी इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच को मान ली है, एक्सेप्ट कर ली है। मैंने हकीकत मान ली, इसी में मेरी स्वार्थपन दिख गई आपको। तो बस इतना पूछना चाहती हूँ, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, मानती हूँ। क्या आप मेरी होश में आने तक की इंतजार किए? नहीं किए। बल्कि आप तो आना ही नहीं चाहते थे। अगर दादाजी जोर नहीं करते तो नहीं आते। तो क्या वो आपके स्वार्थपना नहीं थे? आपने मेरे सामने दो राहें रखे थे, या तो हमें चुनो या फिर अपना हकीकत। तो क्या उसमें आपके स्वार्थपना नहीं थे? आपको अपनी हिसाब से चाहिए थे, जबकि उस हिसाब से नहीं हुए तो मैं स्वार्थी हो गई। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? आपके हिसाब से होते तो शायद मैं दुनिया की सबसे अच्छी बेटी बन सकती थी आपकी नजर में। लेकिन जो सच थी मैंने उसी चुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप ही से सीखी हूं, हमेशा सच के साथ चलो, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे। तो फिर मैं गलत कहाँ हूं? अगर मैं जिस दिन घर से निकल गई थी उसी दिन आप सबके लिए मर गई थी, तो फिर आज जो भी हुआ इन सब में आपके बेटे कहाँ से आया? मैं तो देख कर भी अनदेखा करके चली जा रही थी अपने हिसाब से। क्यों बीच में आए? क्यों? उसके लिए मैं कुछ हुई ही नहीं। आपके बेटे के हिसाब से तो मैं तो भाग चुकी हूं, पता नहीं किसके साथ। आप लोगों के लिए मर चुकी, और उसके लिए ये था। तो अगर मैंने उसको वहीं पर जवाब दिया तो मैं गलत कैसे हो गया? कैसे हो गया? हमेशा सच की बात बोलने वाले आज पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं उसी शख्स से बात कर रही हूं ना, जो शख्स एक समय मेरा आदर्श था। जब इंसान जीते जी इंसान को मार देते हैं ना, तो वहां पर उसकी कोई अहमियत नहीं बचती, ना ही कीमत। ठीक वैसी ही मैं रहूं ना रहूं, आप लोगों को फर्क पड़नी नहीं चाहिए। और एक बात अपने उस बेटे को समझा दीजिएगा। हर वक्त वो यही कहता रहता है कि मैं उसके लिए मर चुकी हूं, तो वो ये खुद भी मान लिया करे। आप सभी से अगर नाता तोड़ी है तो ये नहीं है कि मैं जीना ही छोड़ दूंगी। ये संसार बस आप ही लोगों के लिए नहीं बनी है। यह हर कोई अपनी जिंदगी आज़ादी से जी सकती है। मैं भी अपनी जिंदगी ऐसी ही जीऊंगी। बीच राह पे अगर कहीं मुलाकात भी हो जाए तो बस नजर फेर के भी मत देखना। बस एक अनजान है, यही सोचकर आगे बढ़ जाना, यही सीख दीजिएगा अपनी उस बेटे को। वैसे भी आज के बाद तो मैं भी ये मान चुकी हूं कि उसके लिए उसकी बहन मर चुकी है। आप लोग भी मान ही लीजिए। वैसे भी, और उस दिन भी आने की ज़रूरत नहीं थी, बस दिखावापन के लिए आए थे हॉस्पिटल। उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आए, उसके लिए धन्यवाद।
और ये जो आपने कर्ज डाल दिया ना, ये इस दुनिया में लाकर मेहरबानी करे है, उस कर्ज को भी निभाऊंगी समय आने पर। बस एक बात कहूंगी, दिया को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बस उसके साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। बस यही होती है, आगे से कोई जवाब आते ही नहीं है, कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। आरुषि बड़ी शांत सी हो जाती है, बस उसकी आंखों से टपक टपक कर आंसू पड़ रही थी। माधवी वो आरुषि के पास आने लगती है, तभी आरुषि अपनी आंखों से आंसू को पोंछ के बोलती कि माधवी जी मैं ठीक हूँ, चलिए सोते हैं, वो बहुत देर हो गए। वो बस उठती है वहाँ से और अंदर के कमरे में चली जाती है, अपनी जगह पर लेट जाती है दूसरी तरफ फेस करके। माधवी को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। वो बस सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि आरुषि जी बेहतर फील करे। कहीं ना कहीं आरुषि के दर्द को भी अब वो महसूस करने लगी है और उसे भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी। आखिर उसे भी तो पता है कि परिवार क्या चीज़ है, उसने भी अपनी परिवार खोई है, लेकिन वो लोग तो इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनकी यादें हैं, लेकिन जो होकर भी नहीं है इसका दर्द ना कोई समझ नहीं पाते हैं। खो जाना अलग बात है, लेकिन होकर नहीं होना ये सबसे बड़ी दर्दनाक चीज़ है। माधवी कुछ देर बाद बेड पर आती है, बीच में सारा थी, आरुषि दूसरी तरफ फेस करके सो रही थी कि रो रही थी, अब वही जाने। माधवी अपनी जगह पर थी पर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्यों। वो हर थोड़ी देर में आरुषि की ओर देख रही थी, अजीब सी बेचैनी आ चुकी थी मन में, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करेगी। बहुत कोशिश करती है अपनी मन को शांत करने के लिए, लेकिन नहीं होती है। फिर वो उठती है और उठ के वो आरुषि की साइड पे आती है। जब वो आरुषि की साइड पे आती देखते आरुषि की आंखें बंद तो थे, लेकिन आंसू अब भी वहाँ से आंखों से बहे जा रहे थे, जो तकिए की एक साइड भीग चुके थे। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है, बस समझ नहीं पा रही थी कि संभालेगी कैसे आरुषि को। वो आवाज भी लगाती है, आरुषि जी, लेकिन आरुषि आंखें खोलती ही नहीं। माधवी फिर से बेड में चली जाती है, लेकिन अब की बार वो आरुषि की ठीक पीछे, वो आरुषि की शोल्डर पे टैप करती है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएंगे। फिलहाल वो गुस्से में है और गुस्से में नहीं है माधवी जी, वो गुस्से में नहीं है। ये कैसा गुस्सा है, कैसा गुस्सा आप बता सकते हैं कि एक ही पल में अपनी बेटी को ऐसे जिंदा मार देना। ये कहा कि गुस्सा, मैंने क्या किया है? बस प्यार, इसके लिए इतना बड़ी सजा कि किसी को जीते जी मार देना। आपकी नजरिए से इसको क्या बोलेंगे आप? जिद, गुस्सा? माधवी के आंखों में बस आंसू थे, जवाब नहीं थे। वो चुप थी। माधवी आरुषि को उसकी हाथ पकड़ते थोड़ी सी उठाने की कोशिश करती है। आरुषि उठती है, माधवी उसे पास में से वो पानी का बोतल देती है, थोड़ी सी पानी पी लीजिए। आरुषि पीती है, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। माधवी अपनी हाथों को फैला देती है। आरुषि उसे देख के थोड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कर क्या रहे हैं वो। तब जाके आरुषि समझ जाती है और वो सोच ही रही थी कि करेगी कि नहीं, तभी माधवी बोलती कि इतना मत सोचिए, आप हक कर सकती हैं। तभी आरुषि जो माधवी को कस के गले लगाकर जो रोती है ना, हाय, पूरी बिखर जाती है वो माधवी की बाहों में।
जब जब उसकी आंखों से आंसू बहती है तब तब माधवी की आंखों से भी आंसू सरक सी जाती है। वो बस हल्की हल्की सी उसकी शोल्डर पे रब कर रही थी और हर थोड़ी देर में बोलती कि बस सब ठीक है, सब ठीक है। जितनी देर तक हारुषी के दिल में वो दर्द का एहसास हो रहे थे ना, बहुत सारे यादें थे बचपन से। सबसे ज्यादा तो करीब वो अपने पापा के ही थे। पापा से मिली हर सीख, हर वो यादें एक ही क्षण में सब धुंधली पड़ जाती है यादों से। बस उसके पापा की वो तीखे शब्द उसकी कान से होते उसके दिल पर अब बस हर बार सुई की तरह छू रहे थे और वो दर्द का एहसास उसे हो रही थी। न जाने कितनी वक्त से वो रोई जा रही थी और माधवी उसकी शोल्डर पे धीरे धीरे सहला रही थी। खूब रोती है। जब वो रो रो कर थक जाती है, अंदर से वो सारी गुस्सा, वो सारी गम, वो दर्द जो उनकी बातों से उसे महसूस हो रही थी, जब तक वो खत्म होती है तब तक रोती है। और वो माधवी से थोड़ी पीछे होते हुए माधवी की ओर देखती है और बोलती कि क्या मैं आपकी गोद में सर रख सकती हूँ? माधवी बस सर हिला देती है हामी में। तभी आरुषि वो माधवी की गोद में अपनी सर रखती है और माधवी धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को सहलाने लगती है। बस कुछ ही मिनट और उसके बाद आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो पूरी नींद के आगोश में जा चुकी थी। माधवी देखती है कि आरुषि गहरी नींद में चली गई है। वो उसके सर को फिर से सहलाना स्टार्ट करती है। कितनी रोई है कि आंखों के कोने पता नहीं स्वेलिंग सी हो गई है। उसकी आंखों में भी आंसू छलक से जाते हैं। वो धीमी सी आवाज में, इतनी कि आरुषि को सुनाई ना दे, बोल पड़ती है, मुझे नहीं पता कि आपकी ये खालीपन मैं कैसे भरूंगी। ये परिवार के लिए जो खालीपन होते हैं ना, ये कोई नहीं भर सकते, कोई नहीं। लेकिन तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ मैं आपको। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी, कैसे करूँगी, नहीं पता। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों जब भी आपको इस हालत में देखती हूँ मुझे तकलीफ होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ देर तक तो वो ऐसी ही थी। कहीं ना कहीं वो बेड के साइड में ही थोड़ी बहुत खिसक चुकी थी और वो वैसे ही सर टिका के सो भी जाती है उसकी गोद में आरुषि। इधर सुबह के 7:30 बज रहे थे। आरुषि की नींद सबसे पहले टूटती है। एक्चुअली 4 बजे उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो माधवी की गोद में सोई थी, वैसी ही। और माधवी तो वैसी ही बस सर को टिकाई हुई थी और ऐसे ही सो गई। आरुषि फटाक से उठती है, माधवी को देखती है। अगर माधवी उसके साथ नहीं होती तो न जाने उसकी क्या होती। उससे थोड़ी रिलीफ फील हो रही है, मानो कि अंदर से बहुत सारा बोझ थे जो भी थे वो थोड़े से खाली हो चुके हैं, रिफ्रेश लग रहे थे उसे। वो माधवी की ओर देखती है। थोड़ी सी थकान सी लग रही थी उसके चेहरे से। बस अब उसे प्रॉपर सुलानी है, पर कैसे? बस वो थोड़ी सी उसको शोल्डर से पकड़ते हुए साइड में पिलो एडजस्ट कर देती है। जैसी हलचल होती है माधवी अपने आप ही ठीक होके सो जाती है। तब भी नींद में थी। आरुषि उसकी और सारा के ऊपर चादर ओढ़ देती है और फिर वो साइड में आती है। फिर वो खुद कुछ देर तक वैसे ही लेटी रहती है। 6 बजे तक वो फिर उठ जाती है और उसके बाद सब कुछ घर के काम वगैरह, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ वो कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करते ही लगभग 7:30 बजे वो आती है माधवी की साइड पे। थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही वो खड़ी होती है और
आवाज़ लगाती है। आप वो माधवी जी, माधवी जी। लेकिन माधवी रिस्पॉन्स नहीं करती है। आरुषि अब उस थोड़ी करीब आती है और उसके शोल्डर पे टैप करती है। माधवी जी। तभी माधवी अचानक उठ के बैठ जाती है घबराती हुई। अब क्या 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 हुई? आप ठीक है? हाँ, आराम से आराम से। माफ़ी चाहूँगी, वो मुझे पता नहीं आप इतनी गहरी नींद में थी। अब हम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो सारा को तैयार भी तो करनी है, सारे 7 बज चुके हैं, इसकी एग्ज़ाम भी तो चल रहा है। हाँ, वो मैं उठा रही हूँ। अच्छा, आप उठा दीजिए, मैं जाके नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, वो मैं बना लिए। कब उठे आप? वो मैं 6 बजे उठ गई थी। तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाई? वो मेरी वजह से आप पूरी रात शायद ठीक से सो नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा, देखिए आरुषि जी, इतना आगे की नहीं सोचनी है। अगर हम साथ रह रहे तो सुख दुख भी साथ में देख लेंगे। आरुषि उस वक्त वो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो बोलती कि हाँ ठीक है, पर तभी वो थोड़ी सी पॉज हो जाती है और वो माधवी की ओर देखती है। माधवी बोलती कि क्या मैंने कुछ गलत बोली? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोली। तभी सारा खुद ही उठ जाती है। दोनों बात कर रहे थे तो वो आवाज़ से उठ जाती है। आरुषि हट जाती है थोड़ी, तो माधवी उसे तैयार करने लगती है सारा को। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद अब ऑफिस जाने की बारी थी। कहीं ना कहीं आरुषि थी थोड़ी सैड सी। कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, जितना ही कोशिश करो वैसी ही चीज़ है। जब वो निकल रही थी घर से सारा को लेकर, तभी माधवी बोल पड़ती है, आरुषि जी। हाँ माधवी जी बोलिए। प्लीज़ आप मायूस मत रहिएगा, ठीक है? जी, मैं आती हूँ। फिर वो निकल जाती है एज़ यूज़ुअल। वो सारा कुछ स्कूल छोड़ती है और उसके बाद वो सीधा जाती है ऑफिस। ऑफिस जाते ही वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है, क्योंकि कल कुछ पेंडिंग थे। वो शाम को आई नहीं थी, मतलब इवनिंग में थी नहीं, तो उसी हिसाब से वो करने लगती है। अश्विन जो है, वो जो काम दी थी आरुषि ने, वही करके वो वापस आ चुका था उसके डेस्क पर, और फाइल देते हुए बोलते कि लो जी, जिसने काम दिए थे वो खुद ही गायब हो गई थी। मैंने तो वक्त पर ही काम ख़त्म कर दी थी। अच्छी बात है। हाँ, बस अच्छी बात है, और कुछ नहीं बोलनी है? क्यों, तुझे और कुछ सुनना है? नहीं, आज ऐसे शांति शांति वाइब्स दे रही है, तो मतलब अच्छा, जब मैं बोलने लगती हूँ वैसे भी ज़्यादा ही बोलने लगती हूँ, तो उस चीज़ से तुझे दिक्कत बहुत हो जाता है। अब मैं नहीं बोल रही हूँ तब भी दिक्कत हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत किसी भी चीज़ में नहीं है। मतलब जो तेरी जेन्युइन साइड है ना, बस वैसी ही रहे, बदलने की ज़रूरत है ही नहीं आरुषि। अश्विन, काम कर रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, काम कर ले, मैं जाता हूँ। अश्विन चला जाता है। देखते देखते दोपहर होती है। उधर जो माधवी थी वो सारा को लेकर आती है, घर के कुछ बाकी बचे काम भी कर लेती है। वैसे भी हाँ, आरुषि ने आधे ज़्यादा कर ही चुकी थी। दोपहर की वक्त थी, ठीक लंच टाइम पर आरुषि को कॉल आती है, और जैसी वो कॉल देखती है वो देखती है माधवी, तो फटाक से रिसीव कर लेती है। हेलो माधवी जी, कुछ चाहिए का जो मुझे आते वक्त लाने पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं तो? अच्छा, वो आपने कॉल करी, मुझे लगी कि शायद मुझे घर जाते वक्त कुछ लेके जाने पड़ेंगे। वो आपकी बैग में वो एक डब्बा है, उसमें लड्डू भेजी थी, देखी ना आपने? लड्डू? कब? मैंने ध्यान नहीं दी। वो जब आप वॉशरूम थे, निकलने से पहले मैंने डब्बा रख दी थी। अच्छा, वो मेरी ध्यान नहीं थी, वो खा लीजिएगा, इसीलिए कॉल करी थी। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ जी पक्का। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रही है क्या? माधवी बोलती कि अगर आप बोल रही है तो पक्का ही होगी। ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। और कॉल डिस्कनेक्ट होती है। आरुषि अपनी
मोबाइल को देख रही थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी। हाय, ये जो चीज़ें हो रहे, कभी वो ख्वाब में देखा करती थी ऐसी चीज़ें, और अब हकीकत में हो रहा है। उसके चेहरे पे एक बढ़िया सी मुस्कुराहट आ जाती है, मानो कि उसे पूरी एनर्जी मिल चुकी है और वो बाकी बचे काम बस 2 घंटे में ख़त्म कर लेती है, 1 घंटे पहले ही। फिर वो जाती है अश्विन के पास। अश्विन जो लिली से बात कर रहा था, वो भी ब्लूटूथ लगाए हुए। तभी आरुषि बोल पड़ती कि हो गया तेरा काम। अश्विन उसे देख के बोलती कि तू फास्टली काम कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई तेरे जैसा एडवांस है इतना। मेरा भी हुआ नहीं है, बस होने वाला है। तो थोड़ी कॉफ़ी पी के आते हैं। कॉफ़ी? क्या बात है, आज तू ट्रीट दे रही है? मतलब सूरज ठीक से तो उठे ना अपनी जगह पर। तू ना ये सब ड्रामेबाजी ना बंद कर दे। अरे मतलब ना क्या ही बोलूँ मैं। सीधा आके तेरे पास आई और बोली सामने से कि चल कॉफ़ी पीते हैं। रास नहीं आ रहा है ना? हाँ ना यार, नहीं आ रहा है रास। अरे मुझे चाहिए नहीं ना। अरे मैं तो चाहता हूँ तू मुझ पे चीखे, चिल्ला, इंसल्ट कर मेरी। आरुषि बोलने लगती, तू पागल है यार, पागल। हाँ ना, बस ऐसे शब्द ही तेरे मुंह से अच्छे लगते मेरे लिए, सच कह रहा हूँ। तो उसके जो मोबाइल पे ली थी ब्लूटूथ पे, वो भी हंस पड़ती है। तुम कितना परेशान करते हो इससे बेबी। तभी अश्विन भी बोल पड़ता है, देखो वो ऐसी अच्छी लगती है, हम ऐसे थोड़ी ना उसको झांसी की रानी बोलते हैं। वो जब दहाड़ लगाती है ना, तो भाई पूरा कॉलेज शांत हो जाते थे। हमें आज भी वो दिन याद है। तभी आरुषि बोलती कि फ़ोन पे बात कर रहा है। और नहीं तो क्या, लिली है लाइन पे, तो बात करना चाहेगी? नहीं पर हाँ ठीक है, वाई नॉट। तभी अश्विन बोलता है कि एक मिनट बेबी, वो मैं ना आरुषि को दे रहा हूँ, वो बात करेगी। तभी वो कॉल जो है मोबाइल उसके पास देता है, ब्लूटूथ वो डिस्कनेक्ट करके। आरुषि वो फ़ोन कान में लगाती हुई बोलती कि हाय। हाय, क्या बात है, आज आपने मेरी जिक्र की? हाँ जी, वो सोच रही थी कि आप भी होते तो अच्छे होते। वैसे आपने मेरे लिए जो भी किया। ओह हेलो आरुषि जी, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आपके लिए ना अगर कोई किसी ने कुछ भी करी है ना, वो केवल आप ही ने किया है। जो हिम्मत आपने दिखाई ना खुद के लिए, वो कोई नहीं दिखाता है। सो अगर आपको थैंक यू या शुक्रिया कहनी है, जो भी हो, खुद को कीजिए। और रही बात कॉफ़ी की, तो बस मुझे आने में शायद 5 या 6 मिनट लग जाएंगे। इतनी करीब है आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आप हैं। हाँ, इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाती है। अच्छा, तो चुन चुन के इसने जगह को सेट किया है। हाँ, बोल सकते हैं। एंड आई फील लकी। वो बहुत अच्छा है। यस, वो बहुत अच्छा है। चलिए फिर आ जाइए। वही होती है। कुछ देर बाद ही वहाँ लिली पहुँचती है। वहाँ अश्विन, लिली और आरुषि मिलके कॉफ़ी पीते हैं। आरुषि अब तक तो उसकी हालत जो थी, लेकिन माधवी की कॉल आने के बाद तो चंगी हो गई थी वो। और कहीं ना कहीं वो लड्डू के बॉक्स भी उसके पास ही थे, बहुत सारे थे। वो एक एक लिली को देती है, एक और अश्विन को देती है। इधर अश्विन तो एक ही खा के बंदी को इतना पसंद आ गए थे, वो मांगने लगा था, लेकिन आरुषि साफ मना कर दी। एक ही मिल गई ना, नसीब समझ, वरना ना मैं थोड़ा सा भी नहीं देती किसी को। थोड़ी सी मिल गई, नसीब है। यार ये क्या चीज़ है? अरे इतना कंजूसी, देख, इतना कंजूसी ना मैं किसी चीज़ में नहीं दिखा सकती हूँ, बस इस मामले में छोड़कर। लिली हंसती है। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक वहाँ पे होती है, ज़्यादा देर तक नहीं, बस आधे घंटे। और उसके बाद आरुषि फिर से अपनी डेस्क पर। उस दौरान जो दूसरी तरफ माधवी थी, वो घर की चीज़ में और अपने बाकी जो शाम के वक्त उसके खुद की ट्यूशन होते हैं, बच्चे आते हैं ड्राइंग सीखने के लिए, वो हो जाते हैं। उस दौरान माधवी से भी काजल से बात हुई थी। माधवी ने काजल को हर एक चीज़ बताई थी जो आरुषि की पापा जी से बात हुई थी रात को। इधर काजल बोलती कि वहीनी, वैसे तो चीज़ें आपके हाथ में है, मुझे आपके ऊपर चीज़ें इस तरह थोपनी भी नहीं है, बस उसको आपकी ज़रूरत है।
उसके लिए शायद अब आप ही सब कुछ है, आप और सारा। और शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है, बाकी आप जैसा समझो। माधवी कुछ बोलती नहीं, कुछ देर बात होती है और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब देखते देखते आरुषि के घर जाने की वक्त भी हो चुकी थी। जो अश्विन था वो बोलने लगता है कि मैं छोड़ दूँ, जी नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, स्कूटी है, मैं स्कूटी से चली जाऊँगी। हाँ हाँ चल ठीक है, क्या ही कर सकता है, सामने से इंसान बोल रहा है कि छोड़, अरे पर बोल तो रही हूँ स्कूटी है, हाँ बाबा ठीक है चली जा तू। वहाँ से आरुषि घर की तरफ बढ़ जाती है। वो घर पे आती है, डोरबेल बजाती है। वो जो आंटी अंकल थे वो आज थे नहीं, पता नहीं कहाँ गए थे, दरवाजे पे लॉक थे। तो जैसे ही माधवी दरवाज़ा खोलती है, पहले तो आरुषि जो है वो ऊपर की ओर नहीं देखी थी, वो बस दरवाज़ा जैसे खुली वो बस पहले तो जूते को खोल लेती है बाहर से, और उसके बाद वो जूता हाथ में लेते हुए अंदर आ जाती है। सामने माधवी थी, उसने क्या पहनी नहीं देखी वो। फिर वो जूते को एक साइड पे सही से रख कर अपनी बैग को साइड में रखती है, और उसके बाद वो जैसी जाने वाली थी तभी पता नहीं मानो कि उसकी आंखों में कुछ चुभी है, जैसे कि कुछ थी और वो मिस कर दी। वो पलट कर साइड में देखती है और उसकी आंखें तो मानो वहीं पर थम सी जाती है, वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, पूरी स्टैचू बन जाती है, आंखें फाड़ फाड़ के बस माधवी को देख रही थी। हाँ, माधवी ने आज सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी थी, माधवी ने आज थोड़ी सी लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें रेड कलर थे ही नहीं, बस ब्लू ही थे, और ब्लू के साथ थोड़ी सी वाइट कंबाइन थे, ज़्यादा नहीं, ब्लू ही ज़्यादा थे। वो जो लग रही थी ना खूबसूरत, भाई साहब, आरुषि बस स्तब्ध खड़ी हो जाती है। माधवी बोल पड़ती है कि क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ वो आरुषि जी आप ठीक है? वो लड्डू के डब्बे, वो हाथ तो आगे करती है, माधवी घूरने लगती है आरुषि को। लड्डू के डब्बे? हाँ वो आपने बैग में दिए थे ना, वो वही। अच्छा, ये लड्डू के डब्बे हैं? हाँ, आप ही ने तो बैग में दिए थे। आरुषि जी आप ना हाथ में देख लीजिए पहले। कि क्यों, क्या हुआ? अरे नज़र तो दीजिए अपनी हाथ पर। जैसी आरुषि अपनी हाथ में देखती है तो हाथ में बॉक्स नहीं थी, उसके हाथ में उसकी मोबाइल पर्स या पता नहीं कुछ थी, थोड़ा सा भारी सा और थोड़ा बड़ा सा। आरुषि की आंखें बड़ी हो जाती है। माधवी बोलती कि ये लड्डू की बॉक्स, मतलब आपको ठीक से दिखाई तो दे रहे हैं ना? वो नहीं, वो मैंने हाथ में तो डब्बा ही पकड़ी थी, पता नहीं है कैसे आ गए। अच्छा, तभी आरुषि बैग के अंदर वो डब्बा निकल कर फिर से माधवी की हाथ में देती है। हाय, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। और तभी माधवी जैसे ही किचन में जाने लगती है तभी आरुषि बोल पड़ती है, वैसे वो माधवी जी। हाँ बोलिए। वो पानी लेके आती है, आरुषि को देती है। आरुषि वो पानी के गिलास लेती है, बैठती है, पानी पीती है और ग्लास देते वक्त बोलती है कि वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। माधवी पता नहीं वो ब्लश कर रही थी कि क्या, वो ज़्यादा देर वहाँ पे रुकती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। आरुषि अपने सर को सहलाते हुए बोलती कि इट वॉज रियली शॉकिंग। हाय, ऐसे इतनी खूबसूरत लगेंगी वो मैं सोची ही नहीं। ओह, इसके लिए प्रिपेयर होनी चाहिए थी मुझे, बट मुझे कैसे पता होती। वो खुद ही से बात करते हुए थोड़ी देर बाद वो जाती है वॉशरूम, अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आती है। आके वो सारा से बात करती है, सारा को चॉकलेट देती है। माधवी इतना समझ चुकी थी कि अब आरुषि ठीक है। थोड़ी बहुत चाय वगैरह देने की बात होती है तो आरुषि बोल देती है कि वो अश्विन और लिली जी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी थी, तो फ़िलहाल तो चाय चाहिए नहीं, मुझे बस थोड़ा सा ऑफिस की काम है तो मैं वो कर लेती हूँ। माधवी भी बोलती कि हाँ ठीक है, आप
अपने काम कर लीजिए, मैं सारा को तुरंत पढ़ा लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माधवी वही करती है। देखते देखते अब 9 बज रहे थे। आरुषि उसकी काम तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। वो बस थोड़ी ही दूर बैठी माधवी को देख रही थी जो सारा को पढ़ा रही थी। और जब भी माधवी की नज़रें आरुषि की नज़रों से टकराती है तब तब आरुषि नज़र को चुराकर इधर उधर कर लेती है। माधवी एक पल तो पूछ भी लेती है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस आप अच्छी लग रही है आप। माधवी कुछ बोलती नहीं है। 9:30 तक बज जाते हैं और उसके बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग 10 बजे तक बेड पे चले जाते हैं। आरुषि भी थोड़ी थकी हुई थी और माधवी भी, लेकिन आरुषि जगी थी। उसे नींद तो आ रही थी लेकिन वो बाद में सोती है, पहले माधवी सो जाती है। माधवी की थोड़ी सी जुल्फे की बाल उसके फोरहेड में आकर उसकी गाल तक आ जाती है। आरुषि को लगती है कि ये तो परेशान हो जाएंगी, फिर ऐसे हवा आएंगी तो पता नहीं उनको अजीब सी लगेगी। वो थोड़ी सी खिसकने लगती है। खिसकते हुए वो माधवी की वो फोरहेड से बाल को हटा देती है आहिस्ता से। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। बहुत खुश हूँ, कम से कम ये अपनी चीज़ों के बारे में सोच तो रही है। अच्छी बात है। थोड़ी देर उसके सर को सहलाने के बाद आरुषि अपनी जगह पर जाके माधवी की ओर फेस करते हुए आंखें बंद कर लेती है। पता नहीं कितनी देर थी और कितने बज रहे थे उस वक्त, बट बहुत देर बाद अचानक आरुषि की मानो कि उसके ऊपर कोई भारी कुछ चीज़ उसे महसूस होती है। अचानक से ही वो फटाक से आंखें खोलती तो वो जो देखती है उसके लिए वो तैयार थी नहीं। उसके ऊपर ऐसे माधवी बैठी हुई है और माधवी की फेस पूरी रेडिश सी हो चुकी थी। आंखों में एक अजीब सी नशा, होठों में एक तीखी सी मुस्कान। आरुषि की आंखें तो बड़ी सी हो जाती है। आरुषि कुछ बोलेगी उससे पहले ही माधवी उसकी दोनों हाथों को अच्छे से ब्लॉक कर लेती है एक ही हाथ से, और अपनी दूसरी हाथ वो सीधा आरुषि की चिन पर लाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चिन से होते हुए उसकी होठों को छूते हुए उसकी नोज, उसकी आंखें, उसकी फोरहेड अपनी हाथों से आहिस्ता आहिस्ता उसकी फेस को अलग अलग जगह पे छू रही थी। आरुषि की दिल की धड़कन भाई साहब अचानक से इतनी तेज रफ्तार से धड़कना स्टार्ट कर चुकी थी ना, वो बस बोलने लगती कि माधवी जी आप क्या कर रही है? हाँ, क्या 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 हो गई है आपको? आप माधवी जी होश में आइए। अरे माधवी जी मत करिए ऐसे, देखिए ऐसा ऐसा मत करिए। लेकिन कौन सुने किसकी बात? माधवी धीरे धीरे आरुषि की करीब आ रही थी। आरुषि बार बार बोलती कि क्या करने जा रही है आप? माधवी जी सुनिए तो सही। माधवी जी आप करने क्या वाली है? कि किस करने वाले हैं आप? अरे पर ऐसे हाथ तो छोड़ दीजिए मेरी। माधवी जी आप ऐसे कैसे कर सकती है? हाथ तो छोड़ दीजिए ना कम से कम। लेकिन तब तक माधवी बहुत करीब आ चुकी थी आरुषि की, इतनी की सांसों को महसूस करे जा सकते थे बड़े आसानी से। आरुषि बार बार बोलती है माधवी जी, तभी माधवी अपनी एक उंगली से उसकी होठों को ब्लॉक करती है। क्यों? क्या आपको ये नहीं चाहिए थे? नहीं नहीं, चाहिए तो थे पर ऐसे नहीं। अच्छा, फिर कैसे चाहिए थे? अरे आप हाथ तो खोल दीजिए। मैं बताती हूँ ना, मुझे आपको ऐसे देखने में आदत नहीं है। आप क्या क्या कर रही है? हाँ, और हाथ तो खोल दीजिए ना। माधवी बोलती है कि मैं नहीं खोल सकती हूँ, आप खुलवा सकती है तो खुलवा लीजिए। और उसके बाद वो थोड़ी और करीब आती है और अब की बार जो डिस्टेंस थे दोनों के होठों के दरमियान वो फिलअप हो जाती है। इतनी सॉफ्ट वो किस थी, आरुषि मधोश सी हो जाती है। किस तो चल ही रहे थे। आरुषि बार बार बस इतना बोल रही थी कि इसके दौरान भी प्लीज़ वो हाथ
हाथ खोल दीजिए माधवी जी, माधवी जी, मैं भी तो, बट हाथ तो खोल दीजिए। और पता नहीं अचानक कहाँ से क्या होती कि पानी की एक जोरदार झटके से वो फटाक से उठ के बैठती है घबरा कर। आंखें खुल चुकी थी, आधी भीग चुकी है वो, और इतनी जोर से वो फटकार पड़ी ना पानी की, वो दिल की धड़कन भाई साहब आपे से बाहर थे। उसके सामने माधवी खड़ी थी, उसके हाथ में पकड़ थे। सारा भी माधवी के साथ ही खड़ी थी। ये क्या है, मतलब ये सपना थी? एग्जैक्टली ये सपना ही थी। एक्चुअली माधवी थोड़ी अर्ली उठ चुकी थी, वो 5:30 बजे उठ चुकी थी, और उसके बाद वो घर की काम वगैरह ही कर रही थी। 6:30 बजे तक वो सारा को उठा देती है। थोड़ी सी वो उठकर सुबह सुबह अगर पढ़ाई कर लेगी तो वो अच्छे से याद हो जाएगी। यही सोचकर वो सारा को बोल देती है कि बच्चा आप कुछ देर पढ़ाई कर लीजिए, आई नाश्ता बना लेती है। ठीक है, ठीक है आई। वैसे तो वो दूसरे कमरे में स्टडी टेबल पर बैठते हुए पढ़ाई कर रही थी, पर शायद उसे कुछ चाहिए थी तो वो इस कमरे में आती है जहाँ पर आरुषि गहरी नींद में थी। और जब वो आती है कुछ लेने के लिए तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, आरुषि कुछ बोल रही थी। अब तो वो तो छोटी बच्ची थी, उसे लगे कि शायद बड़ी को कुछ चाहिए। यही सोचकर वो जब गई उसके पास तो उसे ये सुनाई दे रही थी कि हाँ माधवी जी, वो हाथ छोड़ दीजिए, क्या क्या कर रहे हैं। वो जैसी ये सारी चीज़ वो सुनती है ना, वो सोचने लगती कि बड़ी आई को क्यों बुला रहे हैं। और जब वो ये सुनती है ना, वो सीधा भाग के जाती है अपनी आई के पास। माधवी खाना बना रही थी, नाश्ता। वो जाके माधवी को बोलती कि आई सुनो ना। क्या हुआ बच्चा, पढ़ाई नहीं करनी आपको? वो मैं तो कर ही रही हूँ ना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो ना बडी आपको बुला रहे हैं। आपके बडी उठ गए? हाँ, अब वो बोल रहे हैं ना कि माधवी जी आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। जैसे ही माधवी ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो बोलती कि क्या क्या बोले रहे आप बच्चा? आप ऐसा गलतफहमी होगी आपको। बडी बोल रहा है आप चलो मेरे साथ। अब वो लेके आती है, और जब माधवी आती है ना, वो सुन रही थी, आरुषि सपने में ही बोल रही थी माधवी जी, अरे हाथ तो खोल लीजिए, वरना मैं भी तो हूँ, हाथ खोल लीजिए। जैसे ही माधवी यही सुनती है ना, अरे उसकी जो शक्ल में 12 बजी हुई थी उस वक्त, वो थोड़ी सी जोर से बोलती कि आरुषि जी सुन रही है आप? लेकिन आरुषि सुनती कहाँ है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे। माधवी बहुत बार आवाज़ लगाती, आरुषि जी आप कुछ सुन भी रही है? शोल्डर पे भी टैप करती है, और आखिर में वो जाके वॉशरूम में बकेट भर के पानी ले आती है और धड़ाम से मारती है उसके मुंह में, और उधर आरुषि फटाक से उठ के बैठ जाती है। वो माधवी की शक्ल की ओर देख के थोड़ी सी चुप हो जाती है। क्या भगवान जी, मतलब सुबह सुबह ऐसे बाट लगाने थे। आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, जानेंगे आगे एपिसोड में क्या क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।